नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 यानी कार्यपत्रक संख्या 18 को। यह हमारी 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम बात करेंगे मृदा संसाधन की और बात करेंगे जल संसाधन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि मृदा होती क्या, यानी मृदा को हम कह सकते हैं मिट्टी। अब ये मिट्टी क्या होती है? मिट्टी भूमि की वो सबसे ऊपरी परत होती है जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता करती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के ऊपर ही कृषि का विकास निर्भर करता है। जितनी अधिक मिट्टी उपजाऊ होगी उतनी कृषि विकसित अवस्था में होगी। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो कृषि है वो पिछड़ी हुई अवस्था में होगी, यानी उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाएगा। अब जो मिट्टी है उसकी एक सबसे बड़ी समस्या होती है मृदा का अपरदन होना। अब ये मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत जो सबसे उपजाऊ है उस परत का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब मृदा अपरदन हो जाता है पीछे की जो मिट्टी है, पीछे की जो भूमि है वो बेकार या बंजर भूमि रह जाती है जो कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती। तो इसलिए जरूरी है, आवश्यक है कि उस मृदा के कटाव को, मृदा के अपरदन को रोका जाए। तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए कुछ उपाय हमें करने होंगे, यानी इसे हम कहेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। तो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? कुछ तरीके हमें यहाँ पर इस वर्कशीट में दिए गए। सबसे पहला तरीका है, जैसा कि चित्र में दिया गया, समोच्च रेखीय जुताई। अब समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि ये ढाल है, ठीक, ये ढाल है। अगर हम ढाल के साथ अगर जुताई करेंगे तो मृदा अपरदन हमेशा अधिक होगा। जैसे थोड़ी सी बारिश होगी तो इन नालियों में पानी नीचे की तरफ आएगा और अपने साथ मिट्टी को लेकर के आएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई की जा सकती है, यानी ढाल के विपरीत जुताई करनी चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा कि अगर हल्की बारिश होती है तो पानी है वो इन्हीं नालियों में, इन्हीं खाइयों में यहीं पर रह जाएगा। मिट्टी का अपरदन है वो नीचे तक नहीं हो पाएगा। तो एक तरीका ये अपनाया जा सकता है, विशेष तौर पे जो ढाल वाले इलाके हैं या राजस्थान के इलाके हैं वहां पर इस प्रकार के उपायों को अपनाया जा सकता है। इससे मृदा का संरक्षण होगा, यानी मिट्टी के कटाव के ऊपर रोक लगेगी। दूसरा जो तरीका यहाँ पर दिया गया वो है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होता है कि लाइन में पंक्तिबद्ध तरीके से ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं, यानी कि लाइन में यहाँ 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 इस तरीके से पौधे लगा दिए। अब इन पौधों लगाने से जो शुष्क इलाके होते हैं, रेतीले इलाके होते हैं, जैसे तटीय इलाके हो गए या फिर जैसे राजस्थान हो गया, तो वहां पर मिट्टी जो तेज हवाओं के साथ उड़ती है वो उड़ नहीं पाती। पहली चीज, हवा की गति कम हो जाती है। दूसरी, हवा अगर अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले जाने की कोशिश करती है तो मिट्टी वो वहीं पर उन्हीं पेड़ों से टकरा करके वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर अटक जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है मृदा के संरक्षण का, विशेष तौर पर जो शुष्क इलाके होते हैं, राजस्थानी यानी कि रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर। तीसरा जो चित्र दिया गया, यहां पर दिया गया वेदिका फार्म। अब ये वेदिका फार्म क्या है? आपको ये शब्द नया लग रहा होगा। इसको आप कहेंगे सीढ़ीदार खेती। क्या कहेंगे? सीढ़ीदार खेती। इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो ढाल वाले इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ढाल है, इसका अलग खेत बना लिए, यहाँ पे अलग खेत बना लिए, यहाँ पे अलग खेत बना लिया, ऐसे पतले पतले खेत बना लिए, यानी कि एक ढाल वाले इलाके को एक लाइन में ले लिया, उससे थोड़ा अलग ढाल है उसको अलग ले लिया। इससे क्या होता है? एक तो खेती हो गई, दूसरा ये कि इससे मिट्टी का कटाव या अपरदन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर का पानी, यहाँ का पानी यहीं रह जाएगा, यहाँ का पानी यहीं रह जाएगा, यहाँ का पानी यहीं रह जाएगा। वो पानी इकट्ठा होकर के बहुत बड़ी ताकत बन के नीचे की तरफ नहीं आएगा। पानी वहीं का वहीं रुक गया, खेती की खेती होगी, मिट्टी का कटाव रुक गया। तो ये सीढ़ीदार खेती है जो पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इससे भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ओके, तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे कि मिट्टी के अपरदन या कटाव को रोका जा सकता है या फिर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चौथा जो तरीका है ये भी शुष्क इलाकों में काफी कामयाब है, मल्च बनाना। अब ये मल्च बनाना क्या होता है कि पौधे के बीच की जो खाली जमीन होती है उस पे हम भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे हम ढक देते हैं। ठीक, उससे क्या कर देंगे? उसको हम ढक देंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी बनी रहेगी और मिट्टी का अपरदन है वो हवा के साथ नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरीका है और ये दो तरीके से कामयाब है। एक तो जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे एक कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एक और तरीका दिया गया, बीज की फसल उगाना। इसमें यह होता है कि जो फसल है उनके साथ साथ कहीं पर लंबी जो अन्य फसलें वो उगा दी जाती है। इससे जो खाली जगह होती है उसके बीच में फसलों को उगा दी जाती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव उसके ऊपर रोक लगती है। जैसे तेज बारिश हुई तो बीज की जगह वहां पे हमने अलग प्रकार की फसल को बो दिया, तो वहां पर जड़ों के कारण, उन पौधों की जड़ों के कारण मिट्टी की पकड़ बनी रहती है और मिट्टी पानी के साथ बह नहीं पाती है। तो एक ये भी तरीका अपनाया जाता है। ओके, जहां तेज बारिश होती है। एक तरीका यहाँ पर दिया गया, चट्टान बांध बनाना। जहां ढाल वाले इलाके होते हैं वहां पे ऐसे चट्टान से बांध बना दिया जाता है। जो तेज पानी आता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके नीचे नहीं ले जा पाता, या फिर यहाँ पर जैसे जो कटाव है वो और ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
तो ये भी एक तरीका, यानी कि ये कुछ तरीके हैं, आसान से तरीके हैं जिनको अपना करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को हम रोक सकते हैं। चलिए इन सभी तरीकों को एक बार फिर से हम थोड़ा और ज़्यादा समझते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो मल्च बनाना। क्या है? मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या है कि पौधों के बीच की जो खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी एक परत के साथ कवर किया जाता है या ढक दिया जाता है, और यह मिट्टी की नमी को बरकरार रखने में मदद करती है, यानी कि जल संरक्षण भी होता है, साथ ही साथ मिट्टी है वो शुष्क नहीं होती, तो वो हवा के साथ उड़ नहीं पाती। तो ये एक तरीका जिससे कि मिट्टी का या मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा तरीका है वेदिका फार्म। जैसे मैंने बताया कि सीढ़ीदार खेती है। क्या है ये? सीढ़ीदार खेती, कि चौड़ी सपाट ढलान वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे इस ढाल का एक खेत बना दिया, इस ढाल का अलग खेत बना दिया, इसका एक ढाल का इस खेत बना दिया। तो ऐसे ढाल के सीढ़ीदार तरीके से खेत बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो पानी का अफवाह है वो उसके ऊपर रोक लगती है, और मिट्टी का कटाव वो कम होता है। तो ये कहाँ पर की जाती है? पर्वतीय इलाकों में की जाती है। तीसरा जो तरीका दिया है समोच्च रेखीय जुताई। जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी ढलान है या फिर राजस्थानी इलाकों में जो रेत के टीले होते हैं उनके ढाल के विपरीत जुताई की जाती है। ढाल के विपरीत जुताई करने से क्या होता है कि ये जो नालियां बनेगी इसके कारण जो विपरीत है तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे पानी भरा वो यहीं रुक जाएगा, यहाँ का पानी यहीं रुक जाएगा। अगर ऐसे जुताई की जाए तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। उसकी बजाय हम कैसे जुताई करेंगे? हम ऐसे जुताई करेंगे। तो समोच्च रेखीय जुताई करके भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। चौथा तरीका है रक्षक मेखलाएं, यानी कि शेल्टर बेल्ट है। ये राजस्थान में ज़्यादातर लगाई जाती है। जो शुष्क इलाके होते हैं या तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे पवन की गति को, हवा की स्पीड को कम करने के लिए लाइनों में वृक्षों की कतारें लगाई जाती है। इससे एक तो हवा की गति कम हो जाती है, दूसरी हवा के साथ मिट्टी है उड़ करके नहीं जा पाती। इससे भी मिट्टी के आवरण को बचाया जा सकता है। ओके, कहाँ पर? राजस्थान के इलाकों में। पांचवां तरीका समोच्च रेखीय रोधिकाएं, कि समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। यानी कि जहां पर ढाल वाले इलाके होते हैं कई बार वहां पर छोटी छोटी ऐसे लाइनें बना दी जाती है पत्थर या घास मिट्टी की सहायता से, और उसी के पास कहीं पे खड्ड वगैरह बना दिया जाता है जहां पर वो पानी इकट्ठा होता रहेगा। इससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। ये भी एक तरीका है। चट्टान बांध बनाना, ढाल वाले इलाकों में चट्टानों का एक ढेर खड़ा कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? मिट्टी जो पानी का प्रवाह है, स्पीड है वो कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव उतनी तेजी से नहीं हो पाता। ओके, इससे भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बीज की फसल उगाना, इसमें क्या होता है कि वर्षा तेज जहां बारिश होती है वहां पर वर्षा से होने वाले कटाव से मिट्टी को बचाने के लिए समय समय पर अलग अलग फसलें हैं वो कतारों में लगाई जाती हैं। इससे जो मिट्टी है उसकी पकड़ है वो बनी रहती है, क्योंकि वो अलग अलग फसलें हैं वो अपनी जड़ों से उस मिट्टी की पकड़ को बनाए रखते हैं। इससे मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करेंगे जल की। जल, जैसे कि आप सभी को पता है, जल है तो कल है और जल है तो परसों है, जल है तो आज है और जल है तो कल था। यानी कि जल के बिना कुछ भी नहीं। आप जहां पर भी जाते हो तो आपने कई जगह पढ़ा होगा जल है तो जीवन है, यानी कि जल है तो मंगल है। यानी पृथ्वी के ऊपर अगर मंगल है तो इसलिए है क्योंकि जल है। अब हम मंगल के ऊपर, आपने देखा ना मिशन मंगल हमने लॉन्च किया है, तो वहां पर हम क्या सर्च करें? वहां पे सर्च करें कि जल है या नहीं है, क्योंकि जल है तो ही जीवन संभव हो सकता है। और पृथ्वी के ऊपर अच्छी बात यह कि जल उपलब्ध है। तो जल कितना उपलब्ध है? पृथ्वी की सतह का जो 3/4 भाग है, लगभग जो 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। और जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में पृथ्वी का 2/3 जल पाया जाता है, यानी कि 33% जमा 33%, कितना हो गया? 66%। यानी कि 66% जो हमारा जल है वो कहाँ है? महासागरों में फैला हुआ है। पौधों और जानवरों के जीवन के लिए, हम सभी के लिए जीवन का आधार होता है, यानी कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है जल के लिए। और अच्छी बात क्या है कि 71% जो भाग है जल का, जो पृथ्वी का, वो जल से घिरा हुआ है। ठीक, लेकिन बुरी बात यह कि इनमें से ज़्यादातर जो पानी महासागरों में, 66% जो पानी है वो महासागरों में वो खारा पानी है। ठीक, यानी कि महासागरों का पूरा पानी खारा है और मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। मीठा पानी कितना है? यानी पूरे अगर पानी की हम बात करें पृथ्वी के ऊपर 71% जो पानी है उसको अगर हम 100% मान लें तो उसमें से केवल 2.7%, 2.7% जो पानी है वो मीठा पानी है, यानी कि जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2.7% पानी है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, ये मीठा पानी है। हमारे लिए सारा पानी उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? क्योंकि इस मीठे पानी का भी 70% जो भाग है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड
या जो ध्रुवीय इलाके हैं या फिर पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ की चादर या फिर ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अब ये जो लगभग 1.5%, 1.7% के आसपास पानी हो गया, ये पानी भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। कितना रह गया? 1%। सिर्फ 1% पानी है जो हमारे लिए उपलब्ध है, और वे अपने यानी कि जो बर्फ वाला पानी है, मीठा पानी तो है, वो तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास रह जाता है केवल 1% पानी जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। अब इस पानी के साथ भी कई सारी समस्याएं कि ये पानी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। अब पानी को न तो पृथ्वी से छोड़ा जा सकता है, ना ही पृथ्वी से इस पानी को कम किया जा सकता है। यानी कि न तो और पानी को हम कहीं और ग्रह से ला सकते हैं, न इस ग्रह के पानी को कहीं और पहुंचाया जा सकता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है, ये 71% पानी है, ये उतना ही रहेगा, उसकी कुल मात्रा स्थिर रहेगी। इस पानी को बढ़ाया नहीं जा सकता कि जनसंख्या बढ़ गई इसको बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कम कर सकते हैं, मात्रा कम नहीं होगी। पीने योग्य पानी को कम कर सकते हैं। कैसे? पोल्यूट करके, पानी को प्रदूषित करके कम किया जा सकता है, और ऐसा हो भी रहा है कि पानी तो उतना भी उपलब्ध है, जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन हमने उल्टी गंगा बहा दी है। हमने उस पानी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, यानी कि इसकी प्रचुरता उसमें विविधता है। यानी विविधता कैसे कि हर जगह उतना पानी उपलब्ध नहीं है। 1% ऐसा नहीं कि राजस्थान में भी 1% है और यूपी में भी 1% है और मेघालय में 1% है, ऐसा नहीं है। कहीं पे ये कम मात्रा में भी उपलब्ध है, वहाँ पर जल की तंगी थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये जो जल है वो जल चक्कर के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही बना रहता है। जैसे इसका वाष्पीकरण होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो तापमान कम होता है, इसका संघनन होता है जिससे बादल बनते हैं, फिर इसके बारिश होती है, वापस ये धरती के ऊपर आ जाता है। तो ये कहलाता है हमारा जल चक्र। यानी कि जल चक्कर के द्वारा ये जल की मात्रा है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक समान बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने समझा कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है हमारे वन्य जीवों के लिए, और वनस्पति के जीवन का आधार है ये जल। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसके साथ ही पृथ्वी के ऊपर मंगल है, यानी कि मंगल मतलब शुभ जो भी है वो जल के कारण है। और पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, लेकिन सारा जो पानी है वो हमारे उपयोग के लिए नहीं है, क्योंकि जितना भी पानी है उसको अगर हम 100% मान लें तो उसका केवल 2.7% पानी ही ताज़ा पानी है, मीठा पानी है, और उसमें से भी 1% पानी हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि बाकी का पानी बर्फ़ के रूप में ध्रुवीय इलाकों में या फिर अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में या पर्वतीय इलाकों में जमा हुआ है। अब इसी पानी से हमें अपना काम चलाना है, ओके। लेकिन जल को लेकर के कई सारी समस्याएं पैदा हो रही है। समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? कि दुनिया के अधिकांश हिस्से में मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल दुर्लभता इसको बोलते हैं, जल की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील है, वहाँ पर पानी सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि वो इलाके जहाँ पर ऑलरेडी बारिश कम होती है, जैसे लद्दाख का हमारा इलाका हो गया, लेह लद्दाख का इलाका हो गया, या फिर जो राजस्थान का बाड़मेर जैसलमेर का इलाका हो गया, तो वहाँ पर बारिश तो पहले से कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर पानी की समस्या थोड़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ कभी कभी मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता हो जाती है, उसके कारण भी जल की कमी आ जाती है। जैसे कई बार बारिश है वो कम होती है, सूखा पड़ जाता है। तो इस साल उस साल है कुछ वो इलाके जहाँ पर बारिश की कमी नहीं होती, आमतौर पे पानी की कमी नहीं होती, वहाँ पर भी पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ पानी का अति उपयोग हम करते जा रहे हैं, पानी का जो प्रदूषण करते जा रहे हैं, या पानी का ठीक तरीके से हम प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, इन सब के कारण जल दुर्लभता की समस्या आ रही है। और भविष्य में ये समस्या और बढ़ सकती है अगर हम अभी से अवेयर ना हुए, अभी से अगर हम सचेत ना हुए, अभी से अगर हमने जल संरक्षण की मुहिम को नहीं छेड़ा, अभी से अगर हम नहीं जागे, अभी से अगर हमने प्रयास करने शुरू नहीं किए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि मृदा क्या होती है और मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने समझा कि जल कितना उपलब्ध है पूरी पृथ्वी के ऊपर और जल की कमी के कारण क्या है। अब इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए उनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये हमें बताना है। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि का आधार है, और कृषि से ही हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। यानी कि हम सभी के पास अपना एक पेट है और पेट में भूख लगती है, और भूख मिटाने के लिए हमें खाद्यान्न चाहिए, वो खाद्यान्न हमें कृषि से ही मिलते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें मिट्टी के संरक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तभी तो कृषि होगी ना, कृषि होगी तभी फसलें होगी, फसलें होगी तो हमारा पेट भरेगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं, मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना, उनमें अंतर क्या, ये हमें समझाना है। यानी कि दो विधियां, मल्च बनाना और दूसरा है बीज की फसल उगाना, दोनों में अंतर क्या है। तो मल्च बनाने का अर्थ है कि पौधों के बीच की जो खाली जमीन है उसको भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, जैसे ये है, इसके बीच की जमीन को हमने कवर कर दिया, ठीक। और इससे क्यों किया जाता है कि इससे मिट्टी की नमी है वो बनी रहती है,
मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता और जल का संरक्षण भी होता है, तो ये मल्च बनाना कहलाता है। दूसरी है बीज की फसल उगाना। इसमें क्या होता है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि तेज बारिश हो रही है उन इलाकों में ये तरीका उपयोग में लाया जाता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों को एकांतर कतारों में लगाया जाता है, यानी कि फसलों के साथ साथ दूसरी बड़ी फसलें उनको भी लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उन बड़ी फसलों के कारण मिट्टी है उन फसलों की जड़ों के कारण एक मजबूत पकड़ बनी रहती है और पानी के साथ वो आसानी से बह नहीं पाती। इससे मृदा का संरक्षण होता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे मृदा या फिर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है, यह हमें बताना है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 2.7% पानी ही ताजा जल है, यानी कि बाकी पानी खारा पानी है। इसमें से लगभग 1.7% जो जल है वो बर्फ के रूप में ध्रुवों, अंटार्कटिका और पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। इसलिए केवल 1% पानी जो रह गया वही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। ओके, बाकी पानी कहाँ है? बर्फ के रूप में जमा है और बाकी रह गया वो खारा पानी है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर पानी का वितरण किस प्रकार है, ये हमें बताना है। तो पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण असमान है। लगभग 2/3 जल है वो महासागरों में वितरित है, जबकि शेष जल है वो नदी, झील, तालाब, ग्लेशियर इत्यादि के रूप में पाया जाता है। और ये भी हर इलाके में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में कम है नदियाँ, यूपी बिहार की बात करें नदियाँ ज़्यादा है, असम की बात करें वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ये जो वितरण है वो असमान रूप से, यानी कि एक बराबर ये पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।